तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ इंडोनेशिया की वन ऑफ द बेस्ट एंड रियल स्टोरी से इंस्पायर्ड हुई फिल्म को, जिसका नाम है पाब्रिक गुला यानी कि शुगर मिल चीनी कारखाना। एंड में आपको इसकी रियल फुटेजेस और रियल पिक्चर्स मैं दिखाने वाला हूँ जो कि काफी ज्यादा खतरनाक है। मूवी की स्टोरी काफी खतरनाक है, एंडिंग तो बहुत ही ज्यादा भयानक है, तो आपको देखने में जरूर मजा आएगा। और रिसेंटली मैंने दो फिल्म को एक्सप्लेन किया है जिनका नाम है ब्यूगोनिया और दूसरी है क्रूसिफिक्स द ब्लड ऑफ एक्सॉर्सिस्ट। दोनों ही मूवीज काफी बढ़िया है। इनफैक्ट जो पहली मूवी है यानी कि बिगोनिया वो वन ऑफ द बेस्ट एप्पल टीवी मूवी है। इनके केस आपने मिस कर दिया है, जाकर देख लीजिए, उसका लिंक आपको नीचे पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो कहानी की शुरुआत होती है 2003 से, जहां पर एक फैक्ट्री ओपन हो रही थी। वहां पर सीजनल वर्कर्स की जॉब वैकेंसी होती है। बेसिकली ये एक चीनी का कारखाना था, शुगर कंपनी थी, जहां पर चीनी की हार्वेस्टिंग और ग्राइंडिंग के लिए वर्कर्स चाहिए थे। अब एक सुबह कुछ वर्कर्स ट्रक में बैठकर इस फैक्ट्री के लिए निकल रहे होते हैं और इन सब के नाम थे फादिल, एंदा, नानिंग, फ्रैंकी, द्वी, रानी। और इन सभी के साथ में एक कपल भी होता है जिनका नाम हेंद्रा और वाती था। अब इनकी जर्नी काफी लंबी भी थी, तो जर्नी के दौरान वो सब एक दूसरे को इंट्रोड्यूस भी करते हैं। खैर अब वहां पर उनको ये पता चलता है कि हेंद्रा और वाती की जल्दी ही शादी होने वाली है, तो शादी करने के लिए उनके पास फिलहाल पैसे नहीं थे और इसलिए वो सीजनल वर्कर के तौर पर यहाँ पर आए थे ताकि यहाँ पर काम करके वो अच्छे खासे पैसे कमा सकें और फिर वो शादी कर लें। खैर अब आपस में सभी बात करते हैं, जिसके बाद सब सो जाते हैं क्योंकि सफर काफी लंबा था। खैर अब कुछ घंटे ट्रेवल करने के बाद में ये सभी शुगर फैक्ट्री को देखकर ये बोलते हैं कि ये तो बिल्कुल भी वैसी नहीं है जैसा टीवी पर दिखाया जा रहा था। तभी ट्रक ड्राइवर बोलता है कि टीवी पर हर दिखाई चीज सेम नहीं होती। खैर इसके बाद में ये सभी फैक्ट्री पहुंच जाते हैं और उनको वहां पर पहुंचते पहुंचते शाम हो गई थी। अब इन सभी को उनके लॉज नंबर्स मिल जाते हैं और उन्हें सीधा अपने कमरों में जाने के लिए कहा जाता है। अब सभी अपना अपना खाना रेडी करते हैं और खाना खाने के दौरान उन सबकी पहचान होती है। एंदा, रानी, नानिंग और वाती जो थे वो एक ही गाँव से थे, इसलिए बातचीत और भी ज्यादा अपनी सी लगती है। खैर अब अचानक से एक सीटी की आवाज आती है ये बताने के लिए कि ये कर्फ्यू का टाइम हो चुका था और कोई भी अब अपने लॉज से बाहर नहीं जाएगा। लेकिन एंदा सीटी की आवाज सुनकर क्यूरियस होकर बाहर देखने जाती है और फिर वो ये देखती है कि वहाँ कोई नहीं था। खैर अब दूसरी ओर फादिल जो होता है वो नमाज पढ़ने जा रहा होता है, तो वहां पर उसको एक आत्मा दिखाई देती है जो कि अचानक गायब हो गई थी, जिससे कि वो काफी डर जाता है। अब रात में सभी वर्कर सो रहे होते हैं कि तभी एंदा पानी पीने किचन में जाती है। वहां पर उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है और उसको लगता है कि कोई उसके पीछे से गुजर कर गया है और उसको देखने के लिए वो लॉज से बाहर जाने लगती है, जबकि उसे ऐसा नहीं करना था। अब थोड़ी ही दूर जाने के बाद में उसको एक परछाई दिखाई देती है जो कि फैक्ट्री के एक वेयर हाउस की तरफ जा रही होती है। एंदा उसका पीछा करती है और वेयर हाउस के फ्रंट में जाकर पहुंच जाती है, लेकिन अचानक से ही वो परछाई वहां से गायब हो गई थी। एंदा को लगता है कि शायद से वो परछाई वेयर हाउस के अंदर चली गई होगी। अब एंदा वेयर हाउस के ही एक कमरे के अंदर बाहर से देखती है तो अंदर एक परफॉर्मेंस चल रही होती है और उस परफॉर्मेंस के अंदर सब जापानीज कपड़ों में थे। अब एंदा ये सब देखकर काफी हैरान हो जाती है और ये सोचने लगती है कि यहाँ पर बंद वेयर हाउस के अंदर ये परफॉर्मेंस क्यों चल रही है। और अचानक से तभी अंदर सारे परफॉर्मर जो होते हैं वो उसकी तरफ घूरने लगते हैं, जिससे कि एंदा डर कर गिर पड़ती है और जल्दी से उठकर वहां से भाग जाती है। अब तभी वहीं पर हम एक काले से क्रीचर को देखते हैं जो कि एंदा को ही देख रहा था। अब अगली सुबह सभी वर्कर्स अच्छे से तैयार होकर एक हॉल में जमा हो जाते हैं और वहां पर हमें फैक्ट्री मैनेजर मार्नी को दिखाया जाता है, जहां पर वो सबको ये बताती है कि उनको क्या काम करना है और फिर वो अपने स्टाफ से मिलवाती है, जहां पर एक का नाम सामिन होता है और दो सिक्योरिटी गार्ड थे जिनका नाम रानो और कार्नो था। और वहां पर कुछ फोरमैन भी थे जो कि उन वर्कर्स को सुपरवाइज करने वाले थे। और फोरमैन का मतलब यही होता है जो कि यहाँ पर वर्कर्स को सुपरवाइज वगैरह करते हों। और हाँ, मार्नी की एक और कोवर्कर भी थी जिसका नाम जीना होता है। खैर इसके बाद में सभी को फैक्ट्री के रूल्स बताए जाते हैं और यहाँ पर कहा जाता है कि कर्फ्यू के जो रूल्स हैं वो किसी को भी नहीं तोड़ने हैं और शाम होने के बाद उन्हें ड्रम की जब आवाज सुनाई देगी तो इसका मतलब है कि ये येलो कर्फ्यू का साइन है और यहीं पर हर एक वर्कर को अपने लॉज में होना चाहिए। और उसके बाद में एक सीटी बजने वाली है जो कि हमेशा रात के 9 बजे बजती है और इसका मतलब होगा रेड कर्फ्यू, जिसके बाद कोई भी वर्कर अपने लॉज के बाहर बिल्कुल नहीं जाएगा और ये रूल्स किसी भी हालत में ब्रेक नहीं होने चाहिए। यानी कि पिछली रात जो सीटी की आवाज आई थी उसका रीजन यही था, यानी कि यहाँ पर कर्फ्यू लग गया था और उस वक्त के बाद किसी को बाहर नहीं जाना था। लेकिन हमने ये देखा था कि एंदा वहां पर बाहर चली गई थी, उसने रूल ब्रेक कर दिया था, हालांकि उसको पता नहीं था कि यहाँ पर कोई ऐसा रूल है। खैर अब सभी वर्कर्स को फोरमैन के साथ असाइन कर दिया जाता है और एंदा को वो अपने ऑफिस में काम करने के लिए बोलती है। पहले दिन सभी वर्कर्स दिल लगाकर काम कर रहे होते हैं और जो भी उन्हें कहा जाता है वो उसको कर रहे थे और उसके अंदर उन्हें कोई भी परेशानी नहीं होती। अब लड़के जो होते हैं वो शुगर केन को कट करने का काम कर रहे होते हैं और लड़कियां डॉक्यूमेंट्स देख रही होती हैं।
खैर अब जब ब्रेक टाइम आता है तब फ्रैंकी और दुई अपने फ्रेंड्स को शुगर फैक्ट्री की हिस्ट्री बताते हैं और उन सबसे कहते हैं कि यहाँ पर बहुत साल पहले एक फायर ब्लास्ट हुआ था जिसकी वजह से कुछ वर्कर्स वेयर हाउस के अंदर ही बंद हो गए थे और वहां से वो निकल नहीं पाए, जिसकी वजह से सभी जिंदा जलकर मारे गए थे। और सुनने में ये आया था कि ये आग इसलिए लगी थी क्योंकि उन्होंने कुछ रूल्स को ब्रेक किया था, जिसकी वजह से जो वेयर हाउस के अंदर आत्मा थी वो गुस्से में आ गई और इसलिए उसने वर्कर्स को जलाकर खत्म कर दिया। और इस हादसे के बाद से ही रेड और येलो कर्फ्यू लगाया गया था ताकि कोई और हादसा ना हो। सिंपल सी बात है कि येलो कर्फ्यू लगना यानी कि ड्रम की आवाज आते ही सभी लोग अपने लॉज में चले जाएंगे और जब फाइनल सीटी आएगी यानी कि रेड कर्फ्यू लगेगा उसके बाद बाहर किसी को भी नहीं जाना है। अब एंदा अपना काम पूरा कर रही होती है कि तभी उसे किसी के बोलने की आवाज आती है। जैसे ही वो साइड में देखती है तो उसको एक इविल स्पिरिट दिखती है जिसको देखकर वो बहुत ज्यादा डर गई थी, लेकिन अचानक से ही ये इविल स्पिरिट गायब हो जाती है। अब इसके बाद वो जल्दी से बाहर जाती है और वो रानी को कहीं पर जाते हुए देखती है। तभी एंदा रानी का पीछा करने लगती है, लेकिन ये रानी नहीं थी बल्कि ये वही इविल स्पिरिट होती है जो कि एंदा के ऊपर हमला कर देती है, जिससे कि वो बहुत ज्यादा डर गई थी और वहां से वो डर के भाग जाती है। अब रात में हमें दुई और फ्रैंकी को गार्ड के साथ कार्ड्स खेलते हुए दिखाया जाता है। कार्ड खेलते टाइम गार्ड इनको पहले की कुछ और बातें बताता है कि रात होते ही यहाँ पर एक मेंटल पेशेंट की आत्मा घूमती है और वो आत्मा जैसे ही तुमको दिखाई दे तो तुम उसको पीठ बिल्कुल मत दिखाना, और सबसे बड़ी बात कि तुम्हें भागना तो बिल्कुल नहीं है और तुम उससे प्यार से एक्सक्यूज मी बोलना और फिर वो खुद ही हट जाएगी। और उसी टाइम पर रेड आवर शुरू होने वाला था कि तभी दुई फ्रैंकी को छोड़कर भागने लगता है, जिससे उसका एक चप्पल रास्ते में ही उतर गया था। और जब फ्रैंकी जल्दी से भागकर लॉज का गेट बंद करता है तो वहीं पर एक स्पिरिट दुई को चप्पल मारती है। खैर दूसरी ओर गर्ल्स लॉज के अंदर नानिंग जैसे ही बाथरूम में जाती है तो उसके पीछे हम सारी की सारी जली हुई स्पिरिट को देखते हैं और लाइट भी अचानक से ऑन ऑफ होने लगी थी। लेकिन नानिंग ये सब चीजें नोटिस नहीं करती और ना ही डरती। ऑब्वियस ही बात है, उसने नोटिस नहीं किया तो डरेगी कैसे। खैर अब इसके बाद में नमाज का वक्त हो चुका था तो रानी और फादिल नमाज पढ़ने लगते हैं और जैसे ही दोनों नमाज पढ़ रहे होते हैं रानी को एक स्पिरिट डराने लगती है और वहां पर मौजूद सभी को बुरे ख्वाब आने लगे थे। अब अगली सुबह सभी एक दूसरे को इसके बारे में बताते हैं और थोड़ी देर के बाद में एंदा जब ऑफिस से बहुत सारी फाइल्स लेकर आ रही होती है तो रानी कहती है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ क्योंकि मैं भी वहीं पर जा रही हूँ। लेकिन रानी दूसरे रास्ते से चली गई थी और सीधा जाकर एक लोडेड व्हीकल के पास वो बैठ जाती है, जिससे कि वो सारे शुगर केन्स यानी कि गन्ने रानी के ऊपर गिर पड़ते हैं। ये देखकर एंदा उसको बचाने की कोशिश करती है मगर तब तक काफी देर हो गई थी और रानी को देखकर कोई भी अंदाजा लगा सकता था कि उसको किसी ने पजेस कर लिया था क्योंकि वो एक बहुत ही क्रीपी स्माइल दे रही थी। और अब फाइल टाइम पर ना आने पर एंदा को मिस मारने से काफी डांट पड़ती है। खैर उस टाइम पर तभी वहां का इंचार्ज सामिन पहुंच जाता है और उसके साथ में मबा जिना भी थी और जिना के कहने पर ही यहाँ पर सामिन जो होता है वो मार्नी को मिल का काम रोकने के लिए बोलता है, यानी कि कुछ दिनों के लिए काम रोकना पड़ता क्योंकि उनको लग रहा था कि ये कोई नॉर्मल हादसा नहीं था, लेकिन मिल का काम रोकने से उसको काफी लॉस होता। तो यहाँ पर जिना अपनी तरफ से कोशिश करती है पता करने की कि शायद यहाँ पर क्या हो रहा था। वो कुछ रिचुअल करती है, लाइक वो वहां पर जितने भी नारियल तोड़ती है सबके अंदर से काला पानी निकलता है जो कि अच्छा संकेत नहीं था, यानी कि यहाँ पर कोई ना कोई ईविल शक्ति मौजूद थी। अब इसलिए जिना वहाँ के स्पिरिट को शांत करने के लिए उन्हें शाम में ऑफरिंग चढ़ाने का सजेशन करती है और वादा करती है कि अगर कोई रूल ब्रेक हुआ होगा या फिर कोई स्पिरिट नाराज होगी तो वो ऑफरिंग लेकर शांत हो जाए। इसके बाद में फादिल एंदा से ये बोलता है कि मैंने सुना था उस हादसे के बारे में और फिर एंदा रोते हुए बोलती है कि ये सब उसकी वजह से हुआ है क्योंकि वो रेड आवर में निकल गई थी और उसने वेयर हाउस के अंदर कुछ लोगों का परफॉर्मेंस भी देखा था और शायद से इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। खैर दूसरी तरफ सामिन कुछ रिचुअल करके स्पिरिट्स के लिए ऑफरिंग चढ़ा रहे होते हैं जिसके अंदर 2 बैल शामिल थे और वो उन ऑफरिंग्स को एक कमरे में बंद कर देते हैं और वहां से चले जाते हैं। मीनवाइल एंदा अपने लॉज में जाती है तो वहां पर उसे रानी दिखाई देती है जो कि खून से लथपथ थी, जिसको देखकर एंदा डर गई थी। लेकिन असल में ये रानी नहीं होती बल्कि एक स्पिरिट थी जिसको देखकर एंदा के होश उड़ गए थे। खैर अब तभी नानिंग और वाती वहां पर आकर एंदा को ये बताते हैं कि रानी को असल में उस हादसे के बाद उसके घर भेज दिया गया है। ये सुनकर एंदा हैरान सी हो जाती है लेकिन उसको सुकून भी मिलता है। अब अगली सुबह सामिन और जिना दोबारा से वेयर हाउस में जाते हैं और देखते हैं कि उन स्पिरिट्स ने ऑफरिंग को एक्सेप्ट नहीं किया था, मतलब कि ये स्पिरिट बहुत ही ज्यादा नाराज थी। तब ये दोनों ही ये सोचते हैं कि ये दोनों खुद ही बलि चढ़ा देंगे और रिचुअल्स को पूरा कर देंगे, यानी कि उन स्पिरिट्स को मनाने के लिए। लेकिन शायद इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और अब वो स्पिरिट उन सिक्योरिटी गार्ड्स को भी डराने लगती है। साथ ही साथ फादिल को भी कमरे के अंदर सोते टाइम एक सर कटी लड़की का भूत दिखाई देता है जिसको देखकर वो बहुत डर गया था। अब अगली सुबह काम पर जाने के लिए वो लेट हो जाता है क्योंकि इस डर
डर में वो रात भर सो ही नहीं पाया। अब फिर जब वो सुबह उठकर बाहर जाता है तब वो फैक्ट्री के स्टाफ को कुएं के पास देखता है जहाँ पर एक वर्कर की लाश थी और सामिन और मार्नी उस लाश को छुपाने की कोशिश कर रहे थे, मगर इसी दौरान फादिल उनको पकड़ लेता है और सामिन उसको देखकर समझ जाता है कि फादिल कोई आम इंसान नहीं है। सामिन बोलता है कि अगर तुम कुछ जानते हो तो मुझे बता दो, तभी ये सब कुछ रुक पाएगा। तभी फादिल एंदा के बारे में सब कुछ बता देता है कि उसने उस रात क्या देखा था, क्या किया था। फिर सामिन एंदा से पूछताछ शुरू करते हैं तो एंदा उस रात फैक्ट्री के अंदर किसके पीछे गई थी उसको ये बात पता नहीं थी। तभी एंदा ये बोलती है कि उसको लगता है कि उसने उस शो को देख लिया था और इसलिए वो हम सबसे गुस्सा हो गए हैं और हम सबको मार रहे हैं। तब जीना ये बताती है कि जिस किसी का तुम पीछा कर रही थी उन्होंने ही कुछ किया होगा, लेकिन वो कौन था ये तो वो जानते ही नहीं थे और इसलिए सामिन हिंट के लिए फादिल से पूछताछ करते हैं क्योंकि उसको ख्वाब के जरिए सब कुछ पता चल जाता था और इसलिए ही वो एक खास इंसान था। यानी कि उसको नाइटमेयर्स और कुछ विजन्स आया करते थे जिसके जरिए उसको पता चलता था कि आखिरकार यहाँ पर हुआ क्या है। खैर अब फादिल से ये जानकारी निकल कर आती है कि एंदा तो उस वेयर हाउस के अंदर गई ही नहीं थी जहाँ का फादिल ने ख्वाब देखा था और जहाँ पर आग लगी थी तो जरूर वहाँ पर कोई और दो लोग गए थे। लेकिन सवाल ये था कि उन दोनों ने ऐसा क्या किया होगा जो कि ये स्पिरिट्स इतनी नाराज हो गई हैं। यानी कि यहाँ पर एंदा की कोई गलती नहीं थी, उसने जो कुछ देखा उससे कुछ नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर कोई दो लोग थे जो कि कहीं और गए थे और उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया है जिसके चलते ही यहाँ पर ये सारी मौतें हो रही थी। अब कौन लोग वहाँ पर गए थे ये पता लगाने के लिए मबा, जिन्ना और सामिन रिचुअल से स्पिरिट्स को अपने ऊपर ही बुलाने लगते हैं ताकि उनकी हेल्प हो सके। लेकिन जैसे ही वो स्पिरिट सामिन को पजेस करती है, सामिन अंगारे और कांच को खाने लगता है और तभी वो इतनी तेजी से भागता है कि कोई भी उसका पीछा ठीक से नहीं कर पा रहा था, लेकिन वो उनको एक कमरे तक ले जाता है। अब यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि डच एरिया में बहुत सारे हादसे हुए थे और तो और वहाँ के लोगों ने महारातू से डील करी थी। अब महारातू असल में स्पिरिट किंगडम की रानी है और उस वक्त एक वादे पर वो मान गई थी कि सबको वो चैन से जीने देगी और उसी के बाद से ये एक सीक्रेट जगह बन गई थी। साथ ही साथ कुछ साल पहले उन वर्कर्स ने इस जगह पर शराब पीकर ये जगह नापाक कर दी थी, यानी कि अशुद्ध कर दी थी, जिसका हर्जाना उन्होंने जिंदा जलकर किया था। और अब पता चलता है कि कौन सा रूल ब्रेक हुआ है। असल में जब महारातू से डील करी गई थी तो ढेर सारे सोने के गहने पर वो मान गई थी और वो गहने इंसानी नजरें नहीं देख सकती, कोई पावरफुली इसको देख सकता था। और यहाँ पर कुछ रिचुअल बैरियर्स भी लगे हुए थे जो कि शायद अब टूट चुके हैं या फिर उस इंसान ने तोड़े होंगे जिसने ये गहने लिए हैं। और यही वजह है कि महारातू यानी कि स्पिरिट वर्ल्ड की रानी गुस्से के अंदर है और उसने ही सारी की सारी स्पिरिट्स को यहाँ के लोगों के ऊपर छोड़ दिया था और वही थी जो कि सारी स्पिरिट्स को कंट्रोल कर रही थी और सारे इंसानों को मारना चाहती थी क्योंकि उसके हिसाब से तो सभी दोषी थे। लेकिन देखो अब इस शुगर मिल को कौन चला रहा था, तो मिस मार्नी चला रही थी और इसकी सजा उसको मिल रही है क्योंकि वो यहाँ की इंचार्ज है और यहाँ की वो रखवाली ठीक से नहीं कर पाई, इसलिए तभी अचानक से उसकी आंख और नाक से बहुत ज्यादा खून निकलने लगता है। और अब ये सब समझ गए थे कि अगर ये सब रोकना होगा तो उन्हें उन लोगों को पकड़ना होगा जिसने की महारातू के वो डील करे हुए गहने चुरा लिए थे। और तुरंत ही हम देखते हैं कि उन जले हुए लोगों की स्पिरिट ने नानिंग के कमरे से उन गहनों को ढूंढ निकाला था और नानिंग को ये स्पिरिट्स इतनी ज्यादा दिख रही थी कि उनको देखकर उसे डर की वजह से गेट ही नहीं मिलता, जिससे कि वो बहुत ज्यादा चीखने लगती है और उसकी चीख की आवाज सुनकर वहां पर हेंद्रा पहुंच जाता है और उसको होश में लेकर आता है। अब हेंद्रा यहाँ पर उसको देखकर बिल्कुल भी हैरान नहीं होता, ऐसा फील हो रहा था कि जैसे उसके साथ ये सब पहले ही हो चुका हो। और नानिंग जो होती है वो अपनी भूल को चीख चीख कर मान रही थी और उन गहनों को उनकी जगह पर वो रखना चाहती थी, लेकिन जैसे ही वो उस कमरे से बाहर निकलती है एक स्पिरिट हेंद्रा के रूप में उसको डराने लगता है और उसको देखकर वो कमरे के अंदर ही गिर पड़ती है और उसके हाथ से गहने भी गिर गए थे। लेकिन हेंद्रा जल्दी जल्दी सारे गहने बैग में रखकर उसको लेकर सीक्रेट रूम तक पहुंचने की कोशिश करता है। अब वहीं दूसरी ओर जब सब देखते हैं तो नानिंग और हेंद्रा को वहां पर ना पाकर सभी का शक उन दोनों पर जाता है, लेकिन वाती इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थी कि इन दोनों ने ऐसा किया होगा। पर एंदा को महारातू का कड़ा मिल जाता है जिससे उनको यकीन हो गया था कि ये काम इन दोनों का ही करा धरा है और अब इन दोनों को उन्हें रेड आवर से पहले ही ढूंढना होगा, नहीं तो ये सभी मर जाते। खैर अब सभी अलग अलग होकर उनको देखने लगते हैं और वाती और एंदा एक तरफ थे, दुई और फ्रैंकी एक तरफ थे और फादिल अलग था। जब फादिल उनको देख रहा होता है कि तभी एक वर्कर आकर फादिल को अपने साथ ले जाता है क्योंकि उसका साथी जो था उसने अपने आप को अलमीरा के अंदर बंद कर लिया था। और जब फादिल उस लड़के तक पहुंचकर ये पूछता है कि क्या हुआ, तो वो ये कहने लगता है कि जो आदमी बाहर घूम रहा था जिसने कि तुम्हें अंदर भेजा है वो असल में इंसान नहीं है बल्कि वो एक जिन है। और तभी वो जिन आकर फादिल को हवा में उठा देता है, लेकिन फादिल के दुआ पड़ते ही वो वहां से भाग गया था।
था और ये दोनों अब जैसे तैसे बच जाते हैं। अब तभी दूसरी ओर दुई और फ्रैंकी को साइकिल चलाती हुई एक स्पिरिट नजर आती है जो कि एक फेसलेस स्पिरिट थी और वहां पर वाती और एंदा के पीछे भी एक स्पिरिट लग जाती है। और अब जैसे जैसे रेड आवर का टाइम होता जा रहा था वैसे ही सारे वो हादसे में जली हुई वाली जो स्पिरिट्स होती हैं वो उनका पीछा करने लगती हैं। वहीं दुई और फ्रैंकी के सामने वही मेंटल पेशेंट स्पिरिट दिखाई देती है, लेकिन उनका वो एक्सक्यूज मी वाला जो पॉइंट होता है वो काम नहीं आता, यानी कि गार्ड ने बेकार बात बोली थी, इसलिए उन दोनों की रूह कांप जाती है और वो अपनी जान बचाकर वहां से जैसे तैसे भागते हैं। और तभी वो फादल से टकरा गए थे और तभी होता यह है कि इनकी दिक्कतें कम होने की जगह बढ़ जाती हैं क्योंकि रेड आवर का अलार्म बज चुका था। दूसरी ओर हेंद्रा और नानिंग गहने लेकर उसकी जगह पर पहुंच जाते हैं और जो कमी थी वो एंदा लेकर आती है, यानी कि वो कड़ा। पर क्या सब कुछ ये गहने रखने से ऐसे ठीक होने वाला था? बिल्कुल भी नहीं। अब सवाल था कि इन्हें महारातू के गहने दिखे कैसे, क्योंकि नॉर्मल इंसान इसको देख नहीं सकता था। तब नानिंग सारा राज बोलने लगती है कि पहली रात को जब एंदा ने इनका पीछा किया था तब उसकी नजर से बचने के लिए वो दोनों वेयर हाउस के अंदर चले गए थे, क्योंकि वो दोनों ऐसे ही छुप छुप कर मिलते थे और फिजिकल हुआ करते थे। जी हाँ, यानी कि यहाँ पर हेंद्रा ने वाती के ऊपर चीट किया था, लेकिन पहली बार उन्होंने गलती कर दी क्योंकि ये दोनों महारातू के सीक्रेट रूम के अंदर फिजिकल हो चुके थे और असल में ये बहुत बड़ा गुनाह था और इससे ये जगह अपवित्र हो गई। और जब इन दोनों ने ये काम किया था तो ये शैतान के चहीते हो गए, क्योंकि एडल्ट्री शैतान को पसंद होती है और अब इसलिए इनको महारातू के गहने नजर आने लगते हैं। और हेंद्रा ने इसमें नानिंग के साथ देने से मना कर दिया था, लेकिन नानिंग चुपके से सब कुछ ले चुकी थी, यानी कि उसने सारे गहने चुराए थे लालच में आकर। और जब वाती के सामने एक खतरनाक राज खुलता है तो वो एकदम से टूट जाती है। अब भले ही यहाँ पर ये दोनों माफी मांग रहे थे, लेकिन वाती यहाँ पर हेंद्रा को माफ करने के लिए राजी नहीं थी, क्योंकि हेंद्रा ने उसको बहुत ही खतरनाक धोखा दिया था। खैर अब गुस्से में आकर वाती वहां से बाहर निकल आती है, लेकिन तभी उसको एक स्पिरिट ने पदस कर लिया था और ये स्पिरिट किसी के भी बस में नहीं आती। तब वाती फैक्ट्री के सभी वर्कर्स को ज़ॉम्बी बना देती है और वो बाहर आकर कांच और अंगारे खाने लगती है। तभी जीना वाती को शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन जीना की पावर्स वाती पर काम नहीं कर रही थी। इसके बाद एंदा भी पजेस्ड हो जाती है और एंदा तब पास्ट में चली जाती है और वो तब एक वांग परफॉर्मेंस को देख रही होती है। अब परफॉर्मेंस के बाद में एक कपल को सैक्रिफाइस करने के लिए गन्ने के खेत में लाया जाता है, जहां पर कब्र खुदी हुई थी और ऑफरिंग के चलते उस कपल को वहां डाल दिया जाता है जिन्हें वहां की स्पिरिट ने चुना था, और सब उन पर मिट्टी डालकर उनको दफन कर देते हैं। अब इसको देखने के बाद में एंदा, वाती और सारे वर्कर्स ठीक हो गए थे। असल में वहां की स्पिरिट उनको एंदा और वाती के जरिए ये बताने की कोशिश कर रही थी कि अब जब तुम लोगों ने महारातू के वादे को तोड़ा है तो अब तुमको फिर से हर्जाना भरना पड़ेगा, और अगर ये नहीं किया तो तुम सब ऐसे ही एक एक करके मारे जाओगे। जैसे कि पजेस्ड हुई वाती के एक ही इशारे पर सारे के सारे वर्कर्स जो थे वो ज़ॉम्बी बन गए थे और एक दूसरे को मरने और मारने के लिए तैयार हो गए थे। और महारातू से डील करने से पहले इस जगह पर वेडिंग कपल का सैक्रिफाइस होता था, जिसमें दूल्हा दुल्हन को वैसे ही दफन किया जाता था गन्ने के खेत के अंदर। और एंदा के जरिए महारातू ने यही बताने की कोशिश करी थी, यानी कि एंदा को पजेस करने वाली कोई और नहीं बल्कि महारातू खुद थी, यानी कि इसी स्पिरिट वर्ल्ड की रानी। और इनडायरेक्टली महारातू यही बोल रही थी कि अब उसको नानिंग और हेंद्रा चाहिए होंगे, क्योंकि उसकी नजर में वो एक कपल थे और उसका ये कहना था कि अगर ऐसा नहीं करा गया तो कोई नहीं बचेगा। अब यहाँ पर किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार करा क्या जाए। अब नानिंग ये सब सुनकर बहुत रोने लगती है और सबसे हेल्प मांगने लगती है। अब एंदा फादिल को बोलने लगती है कि क्या हम लोगों को उन स्पिरिट्स की बातें सुनना जरूरी है, पर जिन्ना के पास कोई और रास्ता नहीं था, यानी कि उन लोगों को बचाने का। फिर इन दोनों को मिस मार्नी के घर ले जाकर दूल्हा दुल्हन की तरह सजा दिया जाता है, क्योंकि आगे न्यू कपल के रिचुअल्स होंगे और जिन्ना भी पजेस्ड हो चुकी थी। और अब मिस मार्नी के घर से ही इनकी बारात निकलती है और उसके बाद में खेत में जाकर सारे रिचुअल्स करे जाते हैं, जैसे कि दूल्हा दुल्हन को ऑफरिंग करने के लिए डाल दिया जाता है। और तभी शॉकिंगली अचानक से कहानी कुछ घंटे पीछे जाती है और हमको दिखाया जाता है कि जिन्ना ने अपनी पूरी कोशिश करी थी हेंद्रा और नानिंग की जान बचाने के लिए, और उसने उनका खून पुतलों पर लगाकर महारातू को बेवकूफ बनाने की कोशिश करी थी। और असल में वहाँ पर वेडिंग कपल की जगह पुतलों को दफन कर दिया जाएगा और उन दोनों को एक नमक के घेरे में खड़ा कर दिया जाता है ताकि महारातू इन तक ना पहुंच पाए, बिल्कुल भूल भुलैया के एंडिंग सीन की तरह। अब रिचुअल पूरा हो जाता, लेकिन इनका ये प्लान कंप्लीट नहीं हो पाता, क्योंकि पहले ही महारातू को सब पता चल गया था। महारातू नानिंग और हेंद्रा को पलक झपकते ही वहां से उठा लेती है और जैसे ही वो गार्ड अंदर देखते हैं तो वहां पर वही पुतले रखे हुए थे और ये सब देखकर समझ जाते हैं कि नानिंग और हेंद्रा कब्र के अंदर दफन हो चुके हैं, जहाँ पर वो पुतले दफन करने थे। और जब इनके दोस्त जल्दी से उस मिट्टी को खोद कर निकालते हैं तो उसके अंदर शॉकिंगली नानिंग और हेंद्रा दोनों खत्म हुए थे और दोनों को देखकर सभी बहुत रोने लगते हैं, क्योंकि महारातू ने उनकी स्पिरिट को खींच लिया था। इतना सब करने के बाद वो सब इन दोनों को नहीं बचा पाए और इन सब की सजा इसमें शामिल सामिन और जिना को भी मिलती है, क्योंकि वो दोनों ही पजेस्ड हो गए थे और उन दोनों को ही खून की उल्टी हो रही थी, क्योंकि महारातू को बेवकूफ बनाना इतना आसान नहीं था। वो स्पिरिट वर्ल्ड की रानी थी।
खैर अब यहाँ पर रिचुअल कंप्लीट हो चुका था। महारातू ने अपनी डील यहाँ पर फिर से रिन्यू कर ली। उसने यहाँ पर कपल का सेक्रीफाइस ले लिया था, जिसके बाद में बाकी लोगों की जान बच गई। खैर अब अगले ही दिन सुबह में सभी सीजनल वर्कर्स का वक्त पूरा हो गया था और वो सब अब अपने अपने घर जा रहे थे। अब होता यह है कि यहाँ पर शुगर मिल को ताला लगा दिया जाता है, लेकिन जब ये लोग जा रहे होते हैं तो हम नोटिस करते हैं कि जो फादिल होता है उसको एंदा के पीछे वही स्पिरिट दिखाई देती है जिसको उसने डराया था, जो कि बहुत ही खतरनाक चीज थी। और अब सबसे ज्यादा खतरनाक ट्विस्ट आता है कहानी के अंदर। हम देख पाते हैं कि सामिन और जिन्ना जो होते हैं वो यहाँ पर उसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर उन्होंने मूवी के बीच में 2 बैलों का सैक्रिफाइस देने के लिए एक रिचुअल किया था। वो देखते हैं कि वो दोनों बैल अभी तक बिल्कुल ठीक ठाक थे, लेकिन शॉकिंगली होता यह है कि वहाँ का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और वहाँ से वही एक काला डीमन दिखाया जाता है जो कि मूवी के बीच में दिखाया गया था और वो इन दोनों पर हमला करने आ रहा होता है। यानी कि उसे बैलों का सैक्रिफाइस नहीं चाहिए था, बल्कि इन दोनों का ही सैक्रिफाइस चाहिए था, क्योंकि उन्होंने स्टार्टिंग से ही सबकी हेल्प करने की कोशिश करी थी। ऑब्वियस सी बात है कि स्पिरिट्स और डीमन और महारातू के बीच में आने के लिए इनको सजा तो मिलने ही वाली थी। और बूम, इसी के साथ में शुगर मिल मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी पाबरिक गुला यानी कि चीनी कारखाना या फिर शुगर मिल फिल्म की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मूवी पसंद आई होगी। ये मूवी जो है वो रियल स्टोरी से इंस्पायर्ड होकर बनाई गई है, क्योंकि मूवी के एंड में हमको रियल शुगर मिल दिखाया जाता है जहाँ पर ये सारे हादसे हुए थे, और यही चीज इस मूवी को काफी डरावना बना देती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये फिल्म पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। और रिसेंटली मैंने एक्सप्लेन किया है 2 मूवीज को। एक तो एप्पल टीवी की वन ऑफ द बेस्ट मूवीज में से एक है जिसका नाम है ब्यूगोनिया। दूसरी मूवी है क्रूसीफिक्स द ब्लड ऑफ एक्सॉर्सिस्ट। उम्मीद करता हूँ कि आपको जरूर पसंद आएंगी। दोनों ही वीडियोस का लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में। तब तक के लिए